मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। बजट में मध्यम वर्ग को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके साथ ही सभी टैक्स पेयर्स को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया गया है। टैक्स में राहत, 12 लाख की आय तक कोई आयकर नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12,75,000 रुपए हो जाएगी। 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक की आय तक 5%, 8 से 12 लाख की आय तक 10%, 12 से 16 लाख की आय तक 15%, 16 से 20 लाख की आय तक 20%, 20 से 24 लाख की आय तक 25%, 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30% कर लगेगा। इसके साथ ही सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक ये लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। करों में राहत के साथ सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान कर सभी वर्गों को मदद पहुंचाने की कोशिश की है। वर्गवार बजट के ऐलान पर चर्चा करें तो मध्यम वर्ग के लिए मोबाइल फोन और ई कारें सस्ती होंगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती, एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती, कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। महिलाओं के लिए SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन। बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट 2 गुनी। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वालों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा मिलेगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। व्यापारियों के लिए MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव। 7 टैरिफ रेट हटेंगे, अब 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की राष्ट्रीय योजना। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30,000 रुपए होगी। कॉरपोरेट के लिए बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% होगी। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना होगी।
50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। 100 नए शहर उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, वीजा नियमों में रियायत दी जाएगी। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी R&D के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड। राज्यों में खनन सूचकांक की स्थापना होगी। इस तरह बजट में सभी वर्गों को कुछ न कुछ मिला है। पीएम मोदी समेत सत्ता पक्ष के नेताओं ने बजट की मुक्त कंठ से सराहना की है। वहीं विपक्ष को यह बजट रास नहीं आया, उल्टे उसे इसमें राजनीतिक भेदभाव भी नजर आ रहा है। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो पूरे बजट को सुनने के बाद तो यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा सरकार बिहार के निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए और मध्यम वर्ग को फिर से लुभाने की कोशिश में, लेकिन इस कोशिश में जो पिछले साल की जो उनकी विफलताएं हैं, उन विफलताओं को वो छुपा नहीं सकते। वित्त मंत्री के बजट भाषण से पहले पीएम मोदी ने इस बजट को ज्ञान बजट कहा है। वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण की शुरुआत में इसका जिक्र किया है। ज्ञान मतलब GYAN बजट। G गरीब, Y युवा, A अन्नदाता, N नारी शक्ति। इसके साथ ही इस बजट को विकसित भारत की संकल्प की दिशा में बढ़ाया गया कदम भी बताया गया है। सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्य भी बताए हैं। विकसित भारत के लक्ष्य: गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, किसानों की दशा में सुधार। अब देखना यह है कि मोदी सरकार का ये बजट अपने उद्देश्यों में कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मध्यम वर्ग को ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा पॉइंट्स पर एक निगाह डालते हैं। मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में क्या है खास? क्या बजट में दिख रही मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश? विकसित भारत के संकल्प को कैसे पूरा कर रहा बजट? विपक्ष को क्यों पसंद नहीं आ रहा बजट का वही खाता? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मोदी सरकार का ये तीसरा बजट है और निर्मला सीतारमण जी ने इसे प्रस्तुत किया। बहुत अपेक्षा थी मध्यम वर्ग की कि जो टैक्स स्लैब की रेंज है, जो आयकर की सीमा है, वो बढ़ाई जाए। और मुझे लगता है कि अपेक्षित जो सीमा, एक अपेक्षा थी एक लिमिट बढ़ाने की, उससे ज़्यादा सरकार ने ये लिमिट बढ़ाई है, अनुमान से ज़्यादा बढ़ाई है, क्योंकि 50,000 1 लाख तक ही, और वो भी कई वर्षों के रिव्यू के बाद लिमिट बढ़ती है। लेकिन सरकार शायद ही महसूस कर पाई होगी अपने विश्लेषणों के आधार पर, उनके पास जो डेटा है उसके विश्लेषणों के आधार पर, कि जिस प्रकार की महंगाई है, जिस प्रकार की चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या अन्य जो भी खाद्य सामग्री हो, एक व्यक्ति को अपना परिवार चलाने के लिए और बचत करने के लिए एक छूट की आवश्यकता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो 12,75,000 हो गई है, जो बहुत बेहतर निर्णय है और इसका असर मार्केट में भी शायद बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा।
अन्य तमाम क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं, चाहे फिर वो कॉरपोरेट के लिए हों, चाहे हेल्थ सेक्टर के लिए हों, डिफेंस के लिए हों, सभी क्षेत्रों में अच्छे प्रावधान किए गए हैं। और जो आम आदमी है, बाकी सब जो प्रोविजंस हैं वो पहले भी रहे हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है वो उस पर सबसे ज़्यादा असर इसी बात का पड़ता है कि सरकार का इनकम टैक्स स्लैब क्या है। अभी इनकम टैक्स बिल भी सरकार लेकर आएगी, उसमें क्या वो सुधार करती है, क्या नवाचार करती है, वो देखना भी दिलचस्प रहेगा। हमेशा की तरह विपक्ष ने कभी, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब विपक्ष ने बजट को बेहतर बताया। विपक्ष हमेशा बजट को निराशाजनक और सत्ता पक्ष सर्वसमावेशी बजट को बताता है। लेकिन अगर रोजगार की दृष्टि से, एक एम्प्लॉयर की दृष्टि से, एक एम्प्लॉय की दृष्टि से, एक एंटरप्रेन्योर की दृष्टि से, अगर इन सारे दृष्टिकोणों से देखा जाए तो ये बजट कहीं ना कहीं उनको राहत देने वाला है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। नवनीत गर्ग साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ हैं। अजय धबले जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। सत्य प्रकाश सिंह जी छत्तीसगढ़ कांग्रेस से हमारे साथ हैं और मुकेश शर्मा जी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो खूब चर्चा करेंगे और चूंकि पैनल बड़ा है तो छोटे छोटे राउंड में चर्चा होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पवन जी, क्या बुरा क्या लगा इसमें? नहीं, देखिए, बुरा लगने वाली बात नहीं। हम कुछ भी कहेंगे तो आप लोग यही कहेंगे कि भाई सरकार का बजट हम विपक्ष में इसलिए बुरा लग रहा है। हम क्यों कहेंगे? आप पहले से ही तय करके आए। राहुल गांधी जी ने जाने क्या आपको घुट्टी पे ला दी। अभी आपने बोला कि हमेशा की तरह विपक्ष यही बोलेगा। नहीं, हमेशा की तरह अभी तक हमने यही सुना है। जब मैं मीडिया में नहीं था, मैं तब से भी सुन रहा था कि बजट बहुत निराशाजनक है और इन्हें सर्वसमावेशी। नहीं तो मैं जिन मुद्दों को बोल रहा हूँ उन पॉइंट को आप कर दीजिए कि गलत है तो मैं मान जाऊंगा कि तो मैं क्यों बोलूंगा? आप अपना पॉइंट रखो। जज तो आप ही हो अभी ना, आप ही। नहीं, मैं जज हुई नहीं। अच्छा, तो मेरा निवेदन ये है कि एक तो सुबह से लेके 12 लाख ऐसा लगने लगा। अच्छा तो महसूस होने लगा कि 12 लाख देख करके ऐसा लग रहा है कि कंगाली में 12 लाख करके बड़ा अच्छा अनुभूति तो होने लगी है। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी जो उसके पीछे छुपा हुआ चीज़ है, अभी जब ये कौन बिल आने वाला है, वो जब बिल आ जाएगा उसके बाद क्या मटेरियल है अंदर, क्या चीज़ है वो बस बिल में से क्या निकलेगा नहीं, उसके बाद होगा जो बिल आएगा एक्चुअल में, इसको तब कहेंगे। अभी मैंने देखा कि सीनियर सिटीजन के लिए एकदम बहुत बड़ी सौगात है, कई सोशल मीडिया पे पड़ा, TDS पे छूट दे दी। सीनियर सिटीजन को जो किराए में छूट मिलती तो उस किराए को किसने खत्म कर दिया? इन्होंने खत्म किया। वो छूट मिलनी चाहिए, उस छूट को नहीं किया। सबसे बड़ा था किसान जो थे, हमारे अन्नदाता जो हैं, दिल्ली में 750 किसान भारतीय जनता पार्टी के राज में शहीद हो गए, उनको MSP की गारंटी देने को कानून बनाना था। उस मामले में भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं कहा गया। आप ये सोचिए 1.6% जनता 30% टैक्स का भार इस देश का उठा रही है। उसके इतना टैक्स देने के बाद भी ना उसको अच्छा पानी मिल पा रहा, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पा रही, ना अच्छी शिक्षा मिल रही है। बस बोलने के लिए ठीक है कि स्कूल की शिक्षा बड़े सुधारी जाएगी, स्वास्थ्य सुधारा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले पॉपकॉर्न में लगा था, मसाले वाले पॉपकॉर्न में लगा 5%, फिर 12%। तो वो अभी टैक्स स्लैब कैसे वो मध्यम वर्गीय ही पॉपकॉर्न खा रहा है, किस टाइप से लेगा, इसका भी आपने देखा। इसके पहले इन्होंने कारपोरेट टैक्स जो था, कारपोरेट टैक्स पे जो छूट दिया तो उससे सरकार को 1.45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। उस नुकसान की भरपाई आज तक नहीं, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आम आदमी के ऊपर टैक्स पे टैक्स लाद रहे हैं। जो कारपोरेट टैक्स से हिस्सा आता था 58.3% आता था, लेकिन 23-24 में 46.5% कारपोरेट टैक्स का हिस्सा आ रहा है। इन सब पे कोई बात नहीं की गई। मनमोहन सिंह जी के समय सरकार में जो टैक्स रेवेन्यू में कारपोरेट सेक्टर्स का जो शेयर होता था 35% था, लेकिन अभी मोदी सरकार में सिर्फ 26% रह गया। इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। बस ये जुमलेबाजी का बजट है। ये जो बिहार का चुनाव उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट है, आम जनता के लिए, जिस दिन उनको पता पड़ेगा उसके हिसाब से कोई उसके हिसाब से बजट नहीं। अभी प्रतिक्रिया लेता हूं। मुकेश शर्मा जी, अभी वो कह रहे हैं कि बिल में से कुछ और निकलेगा। ये जब बिल आएगा तब पता चलेगा। अभी 12.75 का जो एंजॉय कर रहा है मध्यम वर्ग, एक जो इन्फॉर्मेशन, जब ये बिल में से जाने क्या सिगुफा अप्लाई कर देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से यदि सरकार ने कहा है कि 12 लाख तक का टैक्स फ्री रहेगा अमाउंट, तो सरकार पूरी तरीके से गंभीर है
उसको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, इसलिए ये बिल लाया जाएगा। दूसरी बात, मैं सुन रहा था अपने कांग्रेस प्रवक्ता भाई को, उनको बड़ी चिंता है पॉपकॉर्न खाने वालों की, उनको पता नहीं क्यों नाराजगी है कि कारपोरेट्स के टैक्स, आपको मालूम होना चाहिए इन कारपोरेट के टैक्स का अमेरिका में 15% कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर में यदि अपनी अर्थव्यवस्था को बना के रखना है, और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था यदि भारत है, तो पूरे दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। और भारत को आगे ले जाने की दिशा में ये बजट जो है, यदि हम एक अपना ध्येय रख के चल रहे हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को यदि बनानी है, तो कहीं ना कहीं उस दिशा में ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। और मैं तो कहूं कि इस बजट में किसको राहत नहीं मिला है, मध्यम वर्गीय हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, युवा हो, सबके लिए कुछ न कुछ इस बजट में है। लेकिन ठीक है, विपक्ष में बैठे हैं, कुछ तो बोलना है उनको, पॉपकॉर्न की भी चिंता करना है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और राहत के रूप में यदि इतना गंभीर हमारी सरकार है कि दवाइयों के अंदर में भी लोगों को राहत मिले, इस बात की भी चिंता यदि इस बजट में है, तो इसको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जी, प्रतिक्रिया को यदि मेडिकल दूसरे राउंड पर लगातार बने रहेंगे, लंबी चर्चा है। मैं सत्यप्रकाश जी से, सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस के लिए ये बजट, कांग्रेस कह रही है कि एकदम निराशाजनक है, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है कि तबाह अर्थव्यवस्था को संभालने का कोई गंभीर प्रयास नहीं है, और उन्होंने एक तंज कसा है कि ये गोली के घाव पर मरहम लगाने जैसा है, एक बैंडेज हेल्प है, एक जैसे एक गोली के घाव में सिर्फ एक मलहम पट्टी कर देते हैं वैसा है। क्या कहेंगे? नवीन जी, देखिए, जो बजट है ना, वो बजट एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। सिर्फ एक बजट बोल के काम नहीं चलता, विजन, तो सरकार का एक विजन दिखता है कि आप क्या एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में आप जनता को दे रहे हैं, या जनता के लिए काम क्या करेंगे। हर वर्ग की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इस बजट में अभी जैसे युवाओं की बात कर रहे थे, रोजगार की कहीं बात है, बताइए। एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा जो रोजगार उत्पन्न करता है, जो सृजन करता है रोजगार, उस एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ है? पिछले 4 महीने अगर मैं बात करूं तो लगभग 4000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हुए हैं। उससे पहले तो 12000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए। तो उसके लिए कुछ नहीं है इसमें। और देखिए नवीन जी, मैं बहुत सम्मान से बोलना चाहूंगा, 4 कोर सेक्टर जो होते हैं, जो एजुकेशन की बात कर लीजिए, उसमें कटौती की गई है। पहले 79,287 करोड़ का बजट था, उसको घटाकर अब 88,032 करोड़ कर दिया। अब एजुकेशन की जो बात कर रहे थे अभी हमारे प्रवक्ता साथी, वो उसमें भी कटौती। देखिए, अब युवाओं को रोजगार तो दे नहीं रहे, साथ में साथ एजुकेशन, मतलब पढ़ने के लिए भी आप उनको पैसे नहीं मुहैया कराएंगे, उसमें भी कटौती। एमएसएमई के लिए उन्होंने कहा लोन गारंटी 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ होगी, कहा है उन्होंने। नहीं, वही नवीन जी वो देखिए, वही मैं बोला था ना, एमएसएमई गारंटी का बात कर रहे हैं। आप लोन लेने तो जाइए, मुद्रा के लिए कितने कागज मांगेंगे और कितने लोगों को मुद्रा मिला वो पूछिए पहले। इसलिए बोल रहा, एजुकेशन सेक्टर की मैं बात कर रहा था, उसमें कटौती। एग्रीकल्चर, देखिए सबसे महत्वपूर्ण, किसान ढूंढ रहे हैं कि हमको एमएसपी की गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर उस पर कोई जवाब नहीं है। और उस पर उल्टा, मैं अगर सब्सिडी की बात करूं, उर्वरक सब्सिडी में 3412 की कटौती कर दी जाती है। खाद्य सब्सिडी में भी लगभग 1830 करोड़ की सब्सिडी की जो कटौती की गई है। पेट्रोलियम सब्सिडी जो किसानों को मिलती थी, उसमें भी कटौती है 2600 करोड़ की। तो आपने किसानों को पूरी तरह ठग दिया। वो किसान है जो अपना हक मांग रहे हैं, वो किसान है जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार बहुत उत्पन्न होते हैं, उस एग्रीकल्चर सेक्टर को भी आपने अनदेखी किया है। एजुकेशन सेक्टर में कुछ है नहीं, युवाओं को रोजगार की बात इसमें है नहीं। महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महिलाओं के लिए भी इस बजट में कुछ है नहीं। तो इसलिए बजट निराशाजनक नहीं है तो क्या है? ऊपर से आप पूछ लेते, मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर आऊंगा। नवीन जी, बस एक लाइन। जी जी जी, मैं एक बात बस बोला, देखिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, पहले से ही भारत देश अगर प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्जे की बात करूं तो लगभग 1,13,000 कर्ज प्रति व्यक्ति पे है। और इस बजट के हिसाब से अगर बात करूं तो लगभग 15,66,452 करोड़ कर्ज सरकार और लेगी। मतलब ये जो प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो और बढ़ने वाला है। तो आपका विजन कहीं नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं दिखता। हर वर्ग इसमें कहीं ना कहीं अपने को छला हुआ महसूस कर रहा है। जी धबले जी, ये देखिए, शिक्षा और छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए कुछ स्पष्ट नहीं है। जैसे ये टैक्सेशन क्लियर किया है कि भाई टैक्स छूट की जो आयकर की जो लिमिट है वो 12 लाख कर दी गई है। बाकी सब योजनाएं बहुत हैं, लेकिन कागजी खाना पूर्ति और उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना जटिल है कि आदमी उनका फायदा ले ही नहीं सकता। उसको बीच में कहीं ना कहीं एक बिचौलिए को
उनका नाम अब सो कॉल्ड कंसल्टेंट हो गया है, जब तक उन्हें नहीं रखो तब तक कुछ मिलता नहीं है। क्या कहें जी? नवीन जी, मुझे लगता है कांग्रेस के हमारे सारे प्रवक्ता साथी राहुल गांधी जी से इंस्पायर होते हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की बजट के प्रति सोच है, जिसकी समझ है, राहुल गांधी जी इनके फायर हैं, तो ये तो उनसे इंस्पायर हैं और फायर हैं, और वो कह भी रहे हैं कि झुकेंगे नहीं इस समय पे। ये है कि जिस बजट की सराहना करने की आवश्यकता थी, 1961 में हमारा इनकम टैक्स आया, उसके बाद में पहली बार भारत के टैक्स रिजिम में इतनी बड़ी स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब सारी वैश्विक जो बड़ी इकोनॉमीज थी, आज उनमें ग्लोबली स्लोडाउन चल रहा है। आज उनकी स्थिरता, उनकी स्टेबिलिटी के लिए वो वहां की सरकारें परेशान है, लेकिन फिर भी भारत एक कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद में जो अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो लगातार बनाए हुए हैं। कल ही माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे इकोनॉमिक्स और उन्होंने बताया कि 6.3 से लेकर 6.8 तक के इस वर्ष की हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी। ये सारी जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसमें भारत एक इकलौता ऐसा राष्ट्र है जिसकी स्थिरता के साथ में संतुलित विकास दर है। अब आज के बजट की यदि हम चर्चा करें तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने सेक्टर वाइज एलोकेशन के बारे में बताया, डिफेंस, और इन्होंने जो जो बातें बताई, इन्होंने सब्सिडी के आंकड़े गए कि सब्सिडी सरकार ने कम की, लेकिन इन्होंने ये बताया कि उन सेक्टरों को बजट बढ़ाया है। सब्सिडीज यदि सरकार कम कर रही है, लेकिन सेक्टर वाइज यदि बजट एलोकेशन किसी विभाग का, किसी डिपार्टमेंट का बढ़ा रही है, तो निश्चित रूप से वहां आउटले अधिक जाएगा। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा बजट था, उसमें हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,11,000 करोड़ रुपए का था। इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आज पोर्ट्रे किया है वो 10,21,000 करोड़ का, ये रियल टाइम है। भारत के इतिहास में कभी किसी भी सरकार ने इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रोविजनिंग नहीं किया है। और ये क्यों जरूरी है नवीन जी? हमने जब 2014 में सरकार संभाली थी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके पहले पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। 2014 में 3 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आज 2024-25 के जिस वर्ष हम खड़े हैं 10 लाख से अधिक का कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये इसलिए जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी को चलायमान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि ये बजट इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कंजम्पशन को बढ़ाने वाला बजट है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाला बजट है, और ये हमारी ग्रोथ को बढ़ाने वाला बजट है। देश की इकोनॉमी में पहली बार जो आईटी रिटर्न फाइल हुए थे 2023-24 हमारा जो असेसमेंट ईयर था, रियल टाइम हाई आईटीआर फाइल हुए थे। आज जब जो माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के नागरिकों को जो हमारे जेन्युइन टैक्स पेयर्स थे, उनको जो टैक्स रिबेट में जो एग्जम्पशन दिया है 12 लाख रुपीस का, उससे लगभग 80% जो उस ब्रैकेट के हैं वो सारे के सारे एग्जम्पशन लिमिट में आ गए। तो भारत के इतिहास में इसलिए पहला ऐसा बजट है जिसमें वास्तविक रूप से जो जेन्युइनली टैक्स पे करता था। और सरकार की मेहनत, हम इसमें ये कहेंगे कि 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री जी और सरकार की ये मंशा है कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस है, जिससे हमने 12 लाख करोड़ की अब प्रतिक्रिया लेता जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। नवीन जी, हमारे साथ सुरेश शर्मा जी, वैसे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत बिजनेस जर्नलिज्म भी बहुत किया है और खासकर बिजनेस पत्रकारिता भी की है। तो पहले तो मैं एक बार सुरेश शर्मा जी के दृष्टिकोण से समझूं, फिर इस पर एक एक्सपर्ट एडवाइस हमें मिलेगी। तो सुरेश शर्मा जी, ये जो बजट है, आम आदमी को सबसे ज़्यादा कि आयकर छूट की सीमा क्या है, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड था, जो मैं भी उम्मीद कर रहा था कि करीब चलो जैसे इस बार 7 है तो 1-1.5 लाख रुपए तो बढ़नी चाहिए, लेकिन वो सीधा 12 लाख हुई और स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट के साथ 12,75,000 हो जाएगी, जो एक बहुत बेहतर लिमिट उन्होंने बनाई है मेरे दृष्टिकोण से। बाकी और तमाम चीज़ें हैं, तो इस बजट को आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली टिप्पणी इस बजट पर यह की जा सकती है कि इसमें सभी बिंदुओं को छुआ गया है और सभी क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो चलते हुए दिखाई देते हैं, मतलब स्थायी वाले नहीं है। स्थायी से मेरा मतलब जो कल तक चल रहे थे उसके अतिरिक्त कुछ लाने की कोशिश की गई है। एक तो सबसे बड़ी बात इस बजट की ये है। दूसरा, इस बजट की जो इम्पोर्टेंट पक्ष है वो ये है कि कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाएं जैसी थी, जैसे हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारी अपेक्षाओं से ज़्यादा सरकार आगे चली गई, क्योंकि हमने दिन भर में डिबेट्स में देखा। एक और बड़ी बात इसमें जो महसूस हुई मुझे ये
कि जो ही ये बजट प्रस्तुत हुआ और प्रस्तुत होने के बाद हम मीडिया के लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं नेताओं से ली, तो उनको प्रारंभ में उनके पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बाद में उन्होंने, क्योंकि सबसे पहली प्रतिक्रिया अखिलेश यादव जी की आई थी, उन्होंने कहा बजट के आंकड़ों की बजाय हमको तो आप कुंभ के मरे हुए लोगों के आंकड़े बताइए। इसका मतलब यह है कि विपक्ष जो है उसके पास त्वरित टिप्पणी के लिए नहीं है बजट के लिए। दूसरा जो है प्रियंका जी चतुर्वेदी जी का आया था, जो उन्होंने ये कहा कि 12 लाख की छूट जो है वो प्रशंसनीय है, बाकी हम बोलेंगे। उसके बाद जो है आलोचना प्रारंभ हुई, और आलोचना जो हो रही है वो इतनी फौरी आलोचना है कि जिसमें तथ्य नहीं है, केवल आलोचना है। इसलिए गंभीर आलोचना की जो अपेक्षा विपक्ष से रहती है, यानी आप पढ़ करके स्पेसिफाई करिए कि ये काम होना था, ये नहीं हुआ, ये हमारी अपेक्षाएं थी, ये नहीं हुई। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमारे मित्रों ने बहुत ही विद्वत्तापूर्वक बात कहते हुए ये कहा कि किसानों के एमएसपी की गारंटी के बारे में नहीं बोला। ये जो भी समझेगा सुनेगा वो ये कहेगा कि ये व्यवस्था कानून बनाने की है। ये वो एमएसपी तो बढ़कर के मिल ही रही है, पिछले कुछ सालों में एमएसपी की दर जो है वो बहुत बढ़ी है। ये समस्या ये है कि क्या इसको कानूनी रूप से मान्य दिया जाए या नहीं दिया जाए। किसान कह रहा है कानूनी रूप से मान्य दिया जाए, कांग्रेस कह रही है हम कानूनी रूप से मान्यता देंगे यदि हम सरकार में आएंगे। कृषि राज्य का सब्जेक्ट है, यदि राज्य के सब्जेक्ट के आधार पर कांग्रेस 3 राज्यों में दे देती तो विश्वसनीयता आती, अपने शासित 3 राज्यों में वो कानून बना सकती, लेकिन नहीं बनाया। इसका कारण क्या है कि ये सरकार किसी भी व्यापार के बारे में प्रतिबंधित नहीं कर सकती कि आप ऐसे ही खरीदेगो और ऐसे ही बेचोगे। केवल उनके पास जो एक एक्ट था जो पुराने जमाने में चलता था कि आप लिमिटेशंस जो है आपकी स्टॉक्स की बन जाएंगी और इससे ज़्यादा आप स्टॉक नहीं रख सकते, वो जो था वो भी कानून खत्म हो गया। तो इसलिए इस पक्ष के ऊपर भी आलोचना का बहुत लंबा गंभीर आधार नहीं है। अब मैं सोचता हूं कि ये टैक्स 12 लाख क्यों किया गया, तो इसके पीछे सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनको नहीं उठाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार ही नहीं आ सकता। मसलन एक जो है गरीब आदमी जिसको हमने जनधन खातों के माध्यम से पैसा देना चालू किया। दूसरा हमने ये तय किया कि मध्यम वर्ग का यदि व्यक्ति है, यदि हमने उसको नहीं बढ़ाया आगे तो वो नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था को बुशअप करने के लिए हमारे पास बेस नहीं बनेगा। और तीसरा जो गरीब को अन्न दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, लोग कितना भी आलोचना करें लेकिन उसका व्यवहारिक तथ्य यह है कि जो आज 80 करोड़ लोगों को 5 साल के लिए हम मुफ्त का अन्न देंगे, 5 साल बाद ये गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे। इधर 5 साल बाद जो है अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर जाएगी, इधर जो है गरीब आदमियों की संख्या जो ये 80 करोड़ है ये बाहर हो जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था तीसरे स्तर की हो गई और गरीबी की लाइन उतनी लगी हुई होगी, ये असंतुलन होगा। तो उस असंतुलन को दूर करने के लिए किया और यही बेस लिया गया है कि 12 लाख की आमदनी के ऊपर टैक्स का मामला दे दीजिए तो जो वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा आय आएगी। जब भी किसी व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा आय आती है तो चूंकि हमने विलासिता की ओर देश को बढ़ा दिया है, कर्ज लेने की तरफ देश को बढ़ा दिया है। मैं एक बीच में जरूर ये बात बोलना चाहता हूं कि जब परमाणु पोखरण वाला विस्फोट किया था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे। अटल जी ने कहा हमारा देश जो है वो बचत ओरिएंटेड जो है अर्थव्यवस्था पर चलने वाला है, हमारे महिलाओं के पास इतना पैसा जमा है कि वो निकाल देंगी तो हमारी अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, अमेरिका कितने प्रतिबंध लगा ले। अभी सभी मित्र जानते हैं कि अब जो अर्थव्यवस्था है वो कर्ज ओरिएंटेड हो गई है। अब आपको क्या सामान लेना है, आपके पास जो है कार्ड पड़े हैं, आप कार्ड से ले लीजिए। आपको बैंक भी फाइनेंस दे रहा है, आप काम धंधा करेंगे तो बैंक से ले लीजिए। जो पहले पूंजी लगा करके काम किया जाता था वो अब लोन लेकर के काम किया जा रहा है और ये एक अर्थव्यवस्था का ड्रॉबैक है। ये कोई बहुत प्रसिद्धि संपन्नता का उदाहरण नहीं है कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं लग्जरी तो कर्जे से हैं, आप 12 लाख की गाड़ी खरीदी और 14.5 लाख पेमेंट कर रहे हैं। ये कोई विलासिता और संपन्नता का पक्ष नहीं है, विलासिता हो सकती है, संपन्नता नहीं है। तो इस बजट में जो टैक्स का रेशियो घटाया गया है या बढ़ाया, ये 12 लाख टैक्स का किया गया है, इसका मध्यम श्रेणी के लोगों की अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक प्रयोग है। जैसे मैंने कहा मुफ्त अन्न देने वाला मामला है। तो ये एक ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिसके आधार पर हम आने वाले समय पर यह दावा कर सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। जी, अब इसकी टेक्निकलिटी समझते हैं। हमारे साथ नवनीत गर्ग साहब
सुप्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और यहाँ एक तरह से फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। बहुत सारे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपकी बहुत बढ़ चढ़कर भागीदारी रहती है। तो नवनीत साहब, ये जैसे इनकम टैक्स की रिबेट तो समझ में हमें ही आ रही है, तो मैं एक इसके बहुत अच्छे पहलू और कहाँ थोड़ी सरकार से चूक हो गई, कहाँ और ध्यान दिया जा सकता था, मैं दोनों साइड समझना चाहूँगा। निश्चित रूप से देखिए नवीन जी, ये जो बजट आया है इसमें जैसा आपने अभी अपनी शुरुआती नोट में ये बात कही कि ये जो उम्मीद से ज़्यादा इन्होंने दे दिया है, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है। हम भी उम्मीद कर रहे थे कि मैक्सिमम जो छूट मिलेगी वो 10 लाख रुपए तक की मिलेगी, अगर मिल गई तो। और पिछले 20 सालों से बजट को मैं ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे कभी याद नहीं आता है कि डबल का फायदा दिया हो। राशि के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा है, 7 लाख से हम 12 लाख पे आ गए, लगभग डबल के आसपास आ गए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 1 लाख की छूट थी तो उसको बढ़ा करके एकदम से 2 लाख कर दिया गया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक अप्रत्याशित घटना है इतिहास में। जैसे जीएसटी जब आया था तो हमने उसको कहा था कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। अभी इनकम टैक्स का नया बिल आने वाला है, तो शायद उस बिल को आने के बाद में भी हम ये बात कह पाएं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत इसमें दी गई है। और मध्यम वर्ग के जैसे अगर 12 लाख की किसी व्यक्ति की इनकम है तो उसके हाथ में 90,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं। वो जो 90,000 रुपए पहले टैक्स में एक्स्ट्रा कैसे? देखिए, अभी तक अगर किसी व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए है तो 90,000 रुपए उसको टैक्स के रूप में देना पड़ते थे। जी जी। अब वो नहीं देना पड़ेंगे, तो उसके पास वो 90,000 रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे। वो चाहे तो अपनी विलासिता पे उसको खर्च कर सकता है, उसकी सेविंग कर सकता है, जैसी मर्जी वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। दोनों ही दृष्टि में अगर हम बात करें, इसका जो पॉजिटिव साइड जैसे आपने कहा, तो किसी व्यक्ति के पास में 90,000 रुपए साल का मतलब हो गया 7,500 रुपए महीना। अगर 7,500 रुपए महीना उसके पास में एक्स्ट्रा आ गए तो इसके दो प्रयोग हो सकते हैं। एक व्यक्ति उसको अपनी विलासिता में खर्च कर सकता है, अपने परिवार के साथ में घूमने फिरने जा सकता है, कोई लोन ले सकता है, कार ले सकता है जिसकी किस्त 7,500 रुपए हो, या किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर उसको खर्च किया जाता है तो डिमांड बढ़ेगी। एक अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट अभी ये थी, भारतीय अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड आ रही थी कि आप डिमांड बढ़ाइए। डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब लोगों के पास खर्च करने योग्य इनकम होगी। तो उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स में इतना बड़ा बदलाव किया और 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार ने छोड़ने का निर्णय लिया। ये तो एक पहला पक्ष हो गया इसका, कि जिसको हमने पॉजिटिव पक्ष कहा। दूसरा पक्ष आपने कहा कि भाई नेगेटिव क्या है इस पूरे बजट में। तो देखिए, पिछले कुछ समय से, पिछले 10 सालों में इस मोदी सरकार की तारीफ इस बात को लेकर के होती थी कि इनका आधारभूत संरचना पे खर्च करने का बड़ा इन्होंने कीर्तिमान रचे। हर साल ये होता था कि भाई ये पिछले बार से ज्यादा इन्होंने आधारभूत संरचना पे खर्चा किया। इस वाले बजट में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो पीछे रह गया। मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा प्रयास किए, बजाय इसके कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च किया जाए। हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, अभी हमारे यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, अभी हम डेवलप नहीं हुए। ये स्थिति तब आ सकती थी जब हम डेवलप्ड नेशन हो जाते। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे। विकसित भारत हो जाने के बाद में हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप खर्च कुछ कम कर दें, लेकिन अभी तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो खर्च करना ही पड़ेगा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी मायने में थोड़ा सा पीछे रखते हैं तो उसका बुरा प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे पड़ सकता है। हालांकि जब डिमांड बढ़ाने की बात की जा रही है कि डिमांड बढ़ेगी, तो यहां पर हमें एक बात समझनी होगी कि 2 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसमें सरकार खर्चा करती है कि रोड बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाएंगे एंड सो ऑन। एक होता है जो प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करता है। प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करता है, जैसे कोई उद्योगपति है तो वो इंडस्ट्री लगाएगा, फैक्ट्रीज लगाएगा, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनेंगे, मॉल्स बनेंगे, होटल्स बनेंगे। तो शायद सरकार की मंशा ये है कि सरकार तो जो अपने लेवल पे कर रही है वो करेगी, रोड लोग भी करें, स्टेक होल्डर वो जब डिमांड बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो किसी भी उद्योगपति के लिए जरूरत हो जाएगी कि उसकी एक फैक्ट्री, उसको दूसरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। ठीक बात। हर एक फैक्ट्री की अपनी एक लिमिटेशन होगी कि इतना उसमें उत्पादन हो सकता है। तो सरकार शायद अब ये चाह रही है कि वो जो अभी अपने लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहे हैं वो तो करें ही करें, हम डिमांड आपको बढ़ा करके दे रहे हैं, तो अब आप प्राइवेट सेक्टर भी आए और वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले। हो सकता है कि आगे जाकर के, लेकिन समय बताएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है। जी जी, कुछ कहना चाह रहे?
मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये बात कहना चाह रहा था कि सरकार ने तेजी से जिन जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था उसका प्राइवेटाइजेशन किया है। एक दूसरा जो रोड का विषय आता है कि रोड से सबसे ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और उससे आवागमन बढ़ जाएगा, उससे व्यापार बढ़ेगा और उससे ये होगा। उसका आप टोल टैक्स अनुपात निकाल के देखिए। आप तो सीए हैं, सब सारी चीज़ें उनके उंगली पर हैं। जो टोल टैक्स आ रहा है वो बजट के प्रावधानों से कहीं ज़्यादा है और यहाँ तक भी उस पर जो निवेश किया गया है उससे कई गुना ज़्यादा है। यानी कि हमने जनता की पॉकेट से जितनी सड़क बनाई उसका कई गुना निकाला है, तब हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। जो रिसोर्सेज ही इतने ज्यादा हो गए हैं कि आप बजट बढ़ाइए या ना बढ़ाइए, आपके पास उस फंड में काफी पैसा है। आप इस बात को समझ जाए। जी जी। अब सर मैं ये जैसे किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख की गई है, 4 साल अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे और बुजुर्गों के लिए टैक्स डबल हुआ है, टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। ये एक ऐसे पॉइंट हैं जो और थोड़ा सा आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इन पर आपका दृष्टिकोण चाहूँ। देखिए, ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ाए गए कदम हैं। अभी तक देखिए क्या होता था कि अगर मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं और मैंने कोई किराए पर कोई संपत्ति ले रखी है और 20,000 रुपये महीने तक मैं उसका किराया दे रहा हूं, यानी 2,40,000 रुपये साल का मैं किराया दे रहा हूं, तो मुझे टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं होती थी। जैसे 2,40,000 से ज़्यादा मैंने किराया दिया, मुझे उस पर 10% टीडीएस काट के जमा कराना था। ये जो मैं टीडीएस काट रहा हूँ, तो जो मेरा मकान मालिक है, ये इसका जो टीडीएस कट रहा है वो उसकी इनकम टैक्स के खाते में जाकर के जमा हो रहा है और जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसकी छूट ले लेगा। तो ये किसी के लिए कोई कॉस्टिंग नहीं थी, सिर्फ ये एक बर्डन था कि मैं एक व्यापारी होते हुए अगर मैंने कोई संपत्ति किराए पर ली है तो मेरे लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन मुझे करना है कि मैं उसका टीडीएस काटूंगा और सरकार के खाते में जमा कर दूंगा। अब ये लिमिट को बढ़ा करके उन्होंने 6 लाख कर दिया। यानी अब बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे किराएदार ऐसे होंगे जिन्होंने संपत्ति किराए पर ले रखी है, उनको टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं होगी, तो बस वो अपनी प्रक्रिया से बच जाएंगे, लेकिन सरकार के टैक्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। बिल्कुल ठीक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक प्रक्रिया पालन करने से बचत हो गई। सिमिलरली सीनियर सिटीजन के केस में यह हुआ कि अगर बैंक उनको 50,000 तक का ब्याज देते थे तो वो टीडीएस काट लेते थे। 50,000 से ज्यादा अगर ब्याज देते थे तो टीडीएस काटते थे। अब ये लिमिट बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई। ये एक अच्छा कदम हो सकता है, खासकर उन सीनियर सिटीजन के लिए जिनके पास आय का स्रोत केवल ब्याज है। ठीक है। हमारे बहुत सारे जो बुजुर्ग नागरिक हैं हमारे देश में, वो रिटायरमेंट के बाद में कई रिटायरमेंट की जॉब ऐसी हैं जहां पर उनको एक लमसम अमाउंट रिटायरमेंट पे मिल जाता है, फिर पेंशन उनको नहीं मिलती है जी। तो ऐसे लोग केवल और केवल ब्याज पर निर्भर होते हैं कि वो जो बैंक में उन्होंने अपना एक फंड रखा हुआ है उससे जो ब्याज प्राप्त होता है उससे उनका जीवन यापन चलता है। तो वहां पर एक उनके पास डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी बढ़ करके आ जाएगी, ये माना जा सकता है जी। सो निश्चित रूप से ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के अच्छे कदम हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए जी। तो अब सत्य प्रकाश जी, इस चर्चा में अभी तक चूंकि बजट निराशाजनक है और गोली पर सिर्फ मलहम पट्टी की गई है, वैसे तो किसी भी घाव पर मलहम पट्टी ही की जाती है, लेकिन अगर गोली किसी घातक जगह पर लगी है तो मेजर ऑपरेशन की भी जरूरत है। तो आपको क्यों लगता है कि ये मलहम पट्टी करके सिर्फ खाना पूर्ति की गई है? क्या मेजर ऐसे पॉइंट हैं, पॉइंट बताइए आप तो कि ये चीजें जो है इन पर सरकार ने गंभीर चूक की है, कम से कम ध्यानाकर्षण तो हो जाए। नवीन जी देखिए, सबसे पहले तो मैं सुरेश शर्मा जी ने भी बात की, मैं उसका थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। इन्होंने बोला कि एमएसपी की बात की कि जहाँ इनकी सरकारें हों। भूपेश बघेल जी की जब हमारी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, हमने धान एमएसपी पे लिया था, 65 वनों की खरीदी एमएसपी की थी, जिसके तहत हो सकता है शर्मा जी को ना मालूम हो, जिसके तहत 5 साल में 45 लाख लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, तो हमने किया था। जो अब इनकी सरकार आने के बाद 65 वनों की खरीदी बंद है। धान का जो बोला वो मिल नहीं रहा है, उस पर अलग विषय है, इसलिए मैं थोड़ा सा शर्मा जी को याद दिला रहा था। और देखिए एक चीज मैं और बोलूंगा, 1-2 पॉइंट आप बात कर रहे थे। पहला पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कहीं ना कहीं कम करे या नियंत्रित करे तो बहुत सी महंगाई कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं उसकी वजह से प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाते हैं। उस पर कहीं कोई जवाब नहीं है सरकार का। सबसे महत्वपूर्ण चीज वही था जो कि अभी तक अगर मैं बात को 30 से 40% क्रूड ऑयल में कमी आ चुकी है, और 2014 के बाद से अगर मैं बात को 36 लाख करोड़ टैक्स के रूप में सरकार वसूल कर चुकी है, उसके बावजूद भी इस पे कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं। अब मध्यम वर्ग की मैं बात कर रहा था, आप मध्यम वर्ग की बात करते कि होम लोन, आप होम लोन की बात कर लीजिए, उसमें सब्सिडी को कहीं ना कहीं जो होम लोन जो लेना चाहते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं, उनका सपना रहता है, तो सब्सिडी का इंतजार कर रहे थे, कुछ ना कुछ सब्सिडी में बढ़ोतरी होगी।
उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं है, वो जस का तस है। 80C में जो है 1.5 लाख का जो रिडम्पशन था उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की मांग थी, उसमें भी कोई बात नहीं है। 80D इंश्योरेंस पॉलिसी में जो रिडम्पशन मिलता था 25,000, उस पर कोई बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बोलना चाह रहा हूं ना कि आप हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करिए, आप नौकरी की बात कीजिए, कहीं पे भी कुछ नहीं है। महिलाओं की आप बात कर रहे थे, देखिए पुरोहित जी, महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बात की उस पर भी देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप SC ST वर्ग को दे रहे हैं, मगर बाकी महिलाओं का क्या? और उसमें भी मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, पिछली बार जो PM पोषण शक्ति पर जो योजना थी उसमें भी कटौती की गई है, तो आपने दिया किसको है? हर वर्ग को, हर जो भी योजना है उसमें आपने कहीं ना कहीं कटौती करते गए। युवाओं के लिए, मैं अभी जो हमारे प्रवक्ता साथी बोल रहे हैं युवाओं के लिए स्कॉलरशिप की बात की, उसमें भी जो पिछले बजट में कितना व्यय हुआ और इस बार कटौती कर दी गई। इसलिए मैं बोल रहा हूं हर वर्ग को आपने ठगा है कहीं ना कहीं। कौन से वर्ग को आपने दिया है? सबसे महत्वपूर्ण मध्यम वर्ग की जो बात करें, किसी वर्ग को भी आप एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हर वर्ग में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो बजट है वो कहीं कोई विजन नहीं है। और जहां तक 12 लाख की बात भी है, उसमें भी अगर वो कहीं ना कहीं एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाया गया होता तो वो सबको बेनिफिट मिलता। उसमें भी कहीं ना कहीं आपने सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाने की कोशिश किया, और धीरे धीरे वो चीजें और समझ में आएगी। ये 12 लाख का जो झुंझुना है वो कितना बड़ा झुंझुना या कितना छोटा झुंझुना है वो धीरे धीरे समझ में आएगी। इसलिए हम बोल रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा पुरोहित जी, आपने बोला पॉइंट की बात, प्रधानमंत्री आवास शहरी, उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती। तो आप आवाज देने की बात कर रहे हैं और उस पर बजट में आप कटौती कर देंगे तो कहां से आवाज देंगे आप? इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही बात है ना, सिर्फ आप ढिंढोरा पीटेंगे, हम आवाज दे रहे, मगर बजट एलोकेट आप खुद नहीं कर रहे हैं तो आवाज देंगे कहां से? इसलिए बोल रहे हैं। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर की CS साहब बैठे, उन्होंने सही बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट एलोकेशन होगा, नए रोजगार सृजन होंगे, मगर आप उसमें भी कटौती कर रहे, चाहे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 28% और 23% के आसपास की कटौती कर दी गई है। तो कोई भी वर्ग को कुछ मिला नहीं है, सिर्फ झुंझुना पकड़ा गया। इसलिए बोल रहा हूं समय के बाद धीरे धीरे पता चलेगा झुंझुना बड़ा है कि छोटा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ठगा महसूस कर रहा है युवा, सबसे ज्यादा इसमें ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि ये वही युवा है जो रोजगार के नाम पे आपसे छले गए हैं पिछले 11 वर्ष से। अभी तक 2 करोड़ रोजगार मिला नहीं है और इस बजट में भी कहीं रोजगार की बात है नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। सत्य प्रकाश जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। अजय धवले जी, झुंझुना पकड़ा दिया है आपने सबको। जी, मुझे लगता है नवीन जी, जैसे कि मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा था कि ये लोग थोड़ा सा समझने में कमजोरी है इन लोगों की। सेक्टर वाइज अलोकेशन की बात कर लेते, क्योंकि सत्यप्रकाश जी सेक्टर वाइज जा रहे कि यहाँ बजट कम हुआ है, तो मैं कुछ जो मोटे मोटे सेक्टर्स है जिनमें बजट अलोकेशन होता है उसका आंकड़े बता दूं। डिफेंस में 4,91,000 ये बढ़ा है, रूरल डेवलपमेंट में 2,66,000, होम अफेयर्स में 2,33,000, एग्रीकल्चर में 1,71,000 करोड़, एजुकेशन में 1,28,000 करोड़, हेल्थ में 98,000 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट में 98,000 करोड़, IT एंड टेलीकॉम में 95,000 करोड़, एनर्जी में 81,000 करोड़, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 65,000 करोड़, सोशल वेलफेयर में 60,000 करोड़, साइंटिफिक डिपार्टमेंट के डेवलप डिपार्टमेंट और इनोवेशन के लिए 55,000 करोड़। तो ये सारे सेक्टर वाइज एलोकेशन ये कह रहे हैं कि सरकार ने एक डेफिनेट बजट डिसाइड करके रखा है कि कहां कहां खर्चा होगा। आज के बजट के एक जो बहुत अच्छी खूबसूरती की बात है कि सरकार स्थिरता के साथ में जो हमारा उद्देश्य है कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, आज हमको जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है या हमारे लोगों के कंजम्पशन को बढ़ाने की आवश्यकता है, इन सारे के बीच में एक सुवर्ण मध्य साधने की प्रयास सरकार ने किया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज 2014 के बाद से 2024 में 10 वर्ष का ये पूरा जो दशक रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का, इस पूरे दशक में प्रधानमंत्री जी की नीतियां हमेशा से जो हमारे सारे स्टेक होल्डर थी उनके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमती थी। आज के बजट की भी जब शुरुआत की तो जो हम ज्ञान की हमेशा बात करते हैं उसमें गरीब के लिए क्या है, उसमें अन्नदाताओं के लिए क्या है, उसमें नारी शक्ति के लिए क्या है, उसमें युवाओं के लिए क्या है। तो उन्होंने कहा था MSME सेक्टर्स के लिए, तो MSME सेक्टर्स के लिए भी जब वित्त मंत्री जी ने अपने बजट की जो हमारा जो कोर एरिया डिसाइड किया तो उन्होंने कहा था कि हमको एग्रीकल्चर पे स्पेंडिंग करनी है, हमें MSME पे स्पेंडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है और एक्सपोर्ट करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी को गति देने के लिए। आज मुझे लगता है कांग्रेस यदि व्यवस्थित रूप से 2-3 दिन और इस बजट को पढ़े, इसके इम्पैक्ट को पढ़े, इसका इम्पैक्ट असेसमेंट की ओर यदि जाए तो कांग्रेस को समझेगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इनकम टैक्स के माध्यम से, जैसा कि सीए साहब ने बताया कि ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जो हमारा GST आया था, सारे टैक्स का कॉन्ग्लोमरेट करके एक टैक्स बनाया, उसके माध्यम से हमारी जो सर्विस इकोनॉमी थी, हमारा जो
वैल्यू एडिड टैक्स थे, उन सबको एकत्रित किया गया। उसी प्रकार से इनकम टैक्स के स्लैब्स को भी एक जगह लाके फिर उनमें डिफरेंशिएशन करने की ये जो प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं देश को उस दिशा में लेके जा रही है जहां टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे, जहां आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या बढ़ेगी, लोग व्हाइट में स्पेंडिंग करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हम जो चाहते हैं कि देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की आवश्यकता है, जेन्युइन टैक्स पेयर्स को बढ़ाने की आवश्यकता है, और देश की इकोनॉमी में, देश के विकास में उन सारे हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता है जो इस देश की गति में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नवीन जी, मुझे लगता है कांग्रेस जब इसका अध्ययन अच्छे से करेगी तो वो ये जानेगी कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये बहुत लोगों को राहत देने वाला बजट है, मध्यम वर्ग की आशा, इच्छाएं, आकांक्षाएं को पूरा करने वाला बजट है, और कहीं ना कहीं ये विकसित भारत के एक दूरदर्शिता के साथ में आगे बढ़ाने वाला बजट है। जी पवन पटेल जी, थोड़ा अध्ययन आ रहा हूं। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं सत्य प्रकाश? देखिए अभी बस मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए अजय जी ने जो आंकड़े रखे वो एकदम यही से बोल रहे हैं, भ्रमित ना कर रही है। रूरल डेवलपमेंट पहले आपका जो बजट एलोकेशन 2,65,808 करोड़ था, जो घट के अब 1,90,675 करोड़ हो गया है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो 8,25,777 करोड़ था वो 63,670 करोड़ हो गया। और आईटी और टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें भी मैं आपके सहयोगी 95,298 मध्य प्रदेश के सहयोगी 22,541 करोड़। सत्य प्रकाश जी, झूठ ना बोले ना, सत्य प्रकाश जी, मैं आपके झूठ बोलेंगे तो ये आपका प्रतिष्ठित चैनल बोलेंगे, जनता पकड़ लेगी, झूठ बोलेंगे जनता पकड़, जनता देख रही है, बोलेंगे जनता पकड़। बजट टेबल्ड हो चुका है मैं पब्लिक डोमेन में। धवले जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो आंकड़ों का सत्यापन जनता कर लेगी। जनता 1-2 दिन तो ध्यान रखती है। धवले जी क्या पूरी भाजपा झूठ के दम पे तो सरकार ही चल रही, झूठ बोलेंगे, तेज से बोलो, बार बार बोलो, इसलिए भाजपा का काम है। पवन जी को बोलने दीजिए, सत्य प्रकाश जी पवन जी को बोलने दीजिए, आपके मध्य प्रदेश के सहयोगी। अभी मुकेश शर्मा जी बोल रहे थे पॉपकॉर्न की चिंता हमने नहीं की। पॉपकॉर्न की चिंता आपके वित्त मंत्री जो हमारे देश के, उन्होंने किया था, इस तरह पॉपकॉर्न पे टैक्स लगाया था, उसकी बात हमने किया था। अभी पिछले क्वार्टर में था एफएमसीजी जो है उसका 3.86% उसका प्रॉफिट गिर गया था, पिछले साल की, पिछले थर्ड क्वार्टर की बात है। अगर एफएमसीजी मतलब अगर उसका प्रॉफिट गड़ा है तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम है, उनके पॉकेट में पैसा नहीं हुआ। कई लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने बोला, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी आप जीएसटी की बात करते, आटा, पनीर, मक्खन में 25 किलो के पैक में जीएसटी लगेगा क्योंकि गरीबों को मजबूत करना है, और 25 किलो से ज्यादा वाले पैक में जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि गरीबों को मजबूत करना है। ये समझ से परे जिस तरह समझा रहे हैं। जीएसटी के कारण दूध का रेट बढ़ गया, 80% दवाइयां 12% जीएसटी में है, पहले 9% में हुआ करती थी। बात करते कुछ भी कर देंगे, बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि 12 लाख तक की छूट दे करके सारी चीजें खत्म हो गई, मतलब अब कल से एकदम राम राज्य आ जाएगा। आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने बोले कि पैसे इतने हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, खूब पैसे हैं, वहीं से निकाल के करेंगे। किसानों को इतना मिल रहा है कि बेचारे वो रख ही नहीं पा रहे हैं। सौरभ शर्मा लेके भाग रहा है पैसे, वो सोना सब वही किसान वहीं पे लगता है लगा दिए। तो जो एक्चुअल में स्थिति है उसका समझ पता परे नहीं है, ग्राउंड पे कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा। लेकिन हम टीवी में बैठेंगे, एक्सपर्ट लोगों के सामने बैठेंगे तो हमें भी ऐसा लगने लगा कि कुछ दिक्कतें नहीं होंगी। अभी बाहर गाड़ी लेके जाएंगे, आप 6,000-7,000 की बचत की बात करते हो, आप एक ट्रिप बना लीजिए कोई छोटा सा, हालत खराब हो जाएगी। एक बच्चे को बुखार आ जाए ना, समझ में आ जाएगा कि कितना बचत हो रही, कितना नहीं बचत हो रही। कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है भैया आपने, कितने अच्छे स्कूल की शिक्षा दे रहे हो आप, कितना अच्छा स्वास्थ्य की शिक्षाएं दे रहे हो आप। ये भारतीय जनता पार्टी का एकदम ढकोसलो वाला बजट है। ये बजट यहां तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब इसको रियलिटी एक्चुअल में जब आदमी 2-4 होगा तो उसको आने वाले समय में पता पड़ जाएगा कि कितनी छूट हो रही है, कितनी छूट नहीं हो रही है। किसानों की स्थिति क्या है आज हमको समझना चाहिए उस चीज को। हम अन्नदाता का दर्जा देते थे उनको, लेकिन आज किसानों की स्थिति क्या, आज हम बोल रहे हैं कि बस कोई जरूरत नहीं, बहुत सारा बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। मतलब एक माचिस बनाने वाला वो डिसाइड करेगा कि उसकी कीमत क्या होगी, और किसान का डिसाइड सरकार करेगी। उसके लिए नियम बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी, वो दर भटक रहा बेचारा किसान। तो ये भारतीय जनता पार्टी का है, इन्होंने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बजट बनाया है। बिहार में सब कुछ दे दिया, बाकी जगह कोई चीजें नहीं दी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कोई बात नहीं हुई। मुकेश शर्मा जी, ढकोसला है बजट। देखिए कहीं ना कहीं इनको पवन जी यदि तुलना कर लेते अपने सरकार के समय में, केंद्र में बहुत लंबे टाइम तक सरकार में रहे, तब हाईवेज कितने बना करते थे, रेलवे ट्रैक कितना बना करते थे, वो 10 साल में आप एवरेज निकाल के तुलना कर लीजिए, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विजन दिख जाएगा। यदि 5वीं अर्थव्यवस्था बन के उभर के आई है भारत, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये विजन था। और आज भी यदि तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम जा रहे हैं तो विजन के कारण जा रहे हैं। सुन लीजिए,
चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षा की बात हो। और मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूं, छत्तीसगढ़ के अंदर में किसानों को जो एमएसपी मिल रहा है अभी तक का सर्वाधिक 3100 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जा रही है और 1.5 लाख मीट्रिक टन धान यदि किसानों से खरीदा जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सबको साथ लेके और देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की दिशा में चलने का काम, ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और कहीं ना कहीं आप ये बजट देखिए, मैं तो छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, छत्तीसगढ़ के अंदर में मध्यम वर्गीयों को जो लाभ मिला है, जो राहत मिली है, उससे छत्तीसगढ़ को काफी लाभ होने वाला है, काफी लोगों को राहत मिलने वाला है। और SC ST के महिलाओं को ये जो रोजगार के लिए व्यवस्था बनाई गई है तो हमारे यहाँ तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं उनको भी सीधा लाभ इसका मिलने वाला है। तो आप ढूंढते रहेंगे कि क्या नहीं हुआ। यदि आप तुलना करके देखेंगे आपने क्या किया था, आपके समय क्या हुआ करता था, अभी क्या हो रहा है, तो आपका सारा जवाब मिल जाया करता था। जी जी, बहुत अच्छी आपने बात कही, और कहाँ चली जाती थी, कहीं ना कहीं यदि यूरिया के अंदर में नीम कोटिंग किया गया है तो उसका मतलब क्या होता है, स्टेटिक्स निकाल लीजिए, समझ में आ जाएगा। आपने ठीक कहा, पहले के 10 साल और अभी के 10 सालों का स्टेटिक्स निकाल लीजिए, उसके बहुत अंतर आ जाएगा। सुरेश शर्मा जी, ये इस राउंड की अंतिम प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि जो आज बजट आया है और 1 साल की प्लानिंग के लिए जो बजट आया है वो बेहतर बजट है, अच्छा बजट है। और आंकड़ेबाजी में और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में यदि कोई बात की जाती है तो उसका जनता में कोई बहुत महत्व नहीं होता, क्योंकि वो जनता अपने हिसाब से मतदान करती है, वो सबकी समझ में आ रहा है। एक बात। दूसरी बात जो है, मैं सत्यप्रकाश जी को जरा सा आग्रह पूर्वक एक बात कहता हूँ कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपने क्या नहीं दिया और क्या दिया। मैंने ये कहा था कि जिस कानून बनाने की बात आप कर रहे हैं वो कानून स्टेट का सब्जेक्ट भी है। यदि आप चाहते तो अपने राज्यों में, शासित राज्यों में किसानों के लिए MSP गारंटी का कानून बना करके, जैसे UCC बनाया है उत्तराखंड ने, ऐसे ही आप भी देश को प्रेरणा दे सकते थे। मैंने उस पर टिप्पणी की है। आप तो बहुत बांटते हैं, दयालु हैं आप, उसकी बात मुझे नहीं करना। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ सर चर्चा समाप्त करूंगा कि जिस प्रकार से नवीन जी मेरे को बस 10 सेकंड, नवीन जी 10 सेकंड बोल, 10 सेकंड बोल। जी। देखिए, मुकेश शर्मा जी ने बोला हमारे 10 साल, इनके 10 साल, मैं गिना देता हूं उनके 10 साल, हमारे 10 साल की GDP। हाईवे बता दीजिए, सुन लीजिए, हाईवे का अरे वो सुनिए तो, आप सुनिए तो, सत्यप्रकाश जी कहाँ 10 साल, जी, अब तो इसका कोई अंत नहीं है। मेरे को लगता है कि अब यहाँ एक पुल बना है, 8 दिन बाद ही टूटने की कगार पे है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे एक पुल का उद्घाटन हुआ। रोकी, मैं कह रहा हूँ ये पेट्रोल नहीं डलवाएगा, हाईवे ही चलेगा आदमी। पेट्रोल का रेट क्या है, पैदल चलेगा हाईवे में, हाईवे में पैदल चलेगा। हाईवे में पैदल चलेगा तो पेट्रोल डलवा के चलेगा। पेट्रोल का रेट ये न्याय नहीं, ये सुनिए तो, ये न्याय नहीं। सुनिए मुकेश जी सुनिए, अरे रुकिए, मुकेश जी, सत्यप्रकाश जी, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए मुकेश जी, हाईवे खाओ बस, मुकेश हाईवे जी, खा के पेट भर लो। मेरी बात सुनिए मुकेश जी। अरे हाईवे खा के पेट भर लो, बता तो रहे किसान 750 किसान शहीद हो गए। पहले कर्जा क्या था, अब कर्जा कितना है? अच्छा बजट आया, जबरदस्ती का बात। को बोल रहे उसको तो मानिए। उत्तेजित मत होइए। अरे सत्यप्रकाश जी, अब ये चर्चा छोड़ दीजिए, अच्छा खराब इस पर अभी विश्लेषण होगा। अभी वो बिल एक अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, ये एक नया अभी पॉइंट छोड़ा है कि देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। ये एक आशंका ऐसी पैदा कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ने जो टैक्स छूट दी है कहीं कुछ ऐसा नया कोई फितूर न ला दे, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत ही चौंकाने वाले निर्णय लिए, तो ये भी चौंकाने वाला है। और बिल में से जाने क्या निकले। तो देखिए, इनकम टैक्स हमारे यहाँ अभी जो चल रहा है वो 1961 का कानून है जी, करीब 65 वर्ष का इनकम टैक्स का कानून हो गया। तो अब ऐसा लगता है कि शायद उसको रिटायर कर दिया जाएगा और एक नया इनकम टैक्स कानून हमारे देश में आने वाला है जी। अब क्योंकि 65 साल के दौरान बहुत सारे कानून में ये हुआ कि ये वाली लाइन हटा दीजिए, ये वाली लाइन नहीं जोड़ दीजिए, तो बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो अब जरूरत है इस बात की कि नया बिल लाया जाए और उसको जो कहा जा रहा है
कि ये सिंप्लीफाइड होगा और समझने में आसान होगा कि एक आम आदमी कि वो भी इनकम टैक्स कानून को पढ़ करके समझ पाए कि क्या कितना टैक्स जमा करना है। अभी वर्तमान में स्थिति नवीन जी मैं आपको कहूंगा कि हम जैसे लोग जो दिन रात टैक्सेशन में ही काम कर रहे हैं, कई बार हम लोगों के बीच में भी मत भिन्नता होती है कि मैं कोई बात कह रहा हूं, मेरा कोई दूसरा साथी कोई दूसरी बात कह रहा है। इस बात को लेकर के इतना क्लिष्ट कानून अभी तक बना हुआ है, तो इस बात की जरूरत है और ये एक बिल आने वाला है अगले हफ्ते, और उम्मीद यही की जा रही है कि जो अभी उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं, आने वाले बिल में भी इसी घोषणाओं का पालन करते हुए ही कानून को बनाया जाएगा। और अभी एक सबसे बड़ी बात जो क्लियर नहीं है वो ये है कि ये जो नया बिल आने वाला है, क्या ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा? सबसे बड़ी बात वो कि ये छूट तो लागू होगी सर, ये छूट तो लागू होगी। अब ये अगर मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से नया बिल लागू होने वाला है तो उसमें इसी कानून के तहत ये जाएगा, लेकिन इस बात की उम्मीद थोड़ी सी मुझे कम लगती है, जो मेरी अपनी समझ है कि 1 अप्रैल 2025 से तो लागू नहीं हो पाएगा। इसको या तो साल के बीच में से कभी लागू करेंगे, या बहुत अच्छा होगा कि अगर इसको 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाए। अभी साल भर के दौरान कुछ इस पर चर्चा परिचर्चा हो जाए, जो कुछ भी उसमें परिवर्तन होने संशोधन होने वो हो करके फिर ये लागू भी पहले वो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, चुनाव के बाद जी उम्मीद अभी कम है। उसके बाद होगा लागू, जैसे लाडली बहना का हुआ था ना, पहले जोड़ते गए फिर चुनाव बाद छोड़ते गए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्यम वर्ग को ज्ञान में मध्यम वर्ग को जो ज्ञान मिला है वो ये है कि जो 12 लाख तक अब उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एक तरफ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रति व्यक्ति आय लोगों की कहाँ है, कितने लोग हैं जो महीने में 10,000 रुपए के ऊपर कमा रहे हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार अच्छा काम कर रही है। बजट को लेकर विपक्ष की अपनी उम्मीदें हैं, विपक्ष का अपना पॉइंट है, निश्चित रूप से उनको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जब अब ये बिल आएगा तो उस पर जो चर्चा होगी, क्योंकि अब अध्यादेश तो नहीं लाया जा सकता, इस स्थिति में नहीं है सरकार, तो बिल पर चर्चा होगी तो तर्कसंगत नया आईटी बिल भी आ जाएगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।